एवरीवन, माय सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी 3 कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। अब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्लास 9 के स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके परीक्षा में काम आने वाला बहुत ही एक अहम चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। अब ये चुनावी राजनीति यानी चुनाव और राजनीति से जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर आप सबके लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा ये चैप्टर और इस चैप्टर को जो है एंजॉय भी कीजिएगा। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक बार जो नजर दौड़ाइएगा। वाई इलेक्शन, चुनाव क्यों जरूरी हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या एक चुनाव जो है कोई लोकतांत्रिक की परिभाषा को बताता है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करना अच्छी बात है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है, हमारा सिस्टम चुनाव का क्या है, उसके बारे में बताएंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, चुनावी क्षेत्र कैसे कहते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी कहलाती है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची क्या होती है, उसके बारे में बताया जाएगा। उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है और इलेक्शन कैंपेन यानी चुनाव अभियान क्या होता है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतदान और मतों की गिनती। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, भारत में चुनाव को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, ये बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताने जाएंगे कि जो है चुनाव का जो दिन है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद 25 जनवरी को हर साल वोटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जगह जगह जो है फंक्शन जो आयोजित किए जाते हैं वोटर्स को जागरूक के लिए, नुक्कड़ नाटक और जो है अलग अलग जो है तरह की जो एक्टिविटी जो है स्कूल लेवल पे भी होती हैं और वोटर सेंटर और जो है चुनाव के कार्यालय है उनकी तरफ से निर्देशित जो भी एक्टिविटी होती हैं उनसे वोटर को जो है जागृत किया जाता है, बताया जाता है और जो है शपथ जो है दिलवाई जाती है वोटर्स के बारे में कि वोटर अपने अधिकारों के बारे में जो है जाने और पहचाने। तो जो है हम आपको जो है क्लियर करते हैं कि ये पॉइंट हम मेन जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम आपको ये बताना जो चाह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन हरियाणा के 1987 का जो है की बात है, जिसमें जो चौधरी देवीलाल जो चीफ होते हैं हरियाणा संघर्ष समिति के और जो है वो जो है अपोजिशन पार्टी की जो लीडर होते हैं, कांग्रेस की सरकार होती है और उन्होंने एक नया दल जो बना लिया जिसका नाम था लोक दल और उन्होंने जो है ये प्रचार किया कि जो है वो हरियाणा के अंदर जो है जब ये चुनाव जीत करके आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसानों और छोटे कारोबारियों के कर्ज जो है माफ कर देंगे और जो है वो इलेक्शन जो है जीत जाते हैं और जीतने के बाद जो है वो अपना जो है मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने सबसे पहला डिसीजन यही लिया, किसानों और छोटे कारोबारियों के कर्ज जो माफ कर दिए। लेकिन उसके बाद अगले आने वाले 5 साल के अंदर जो है वो जो है सीट को जो रिटेन नहीं कर पाते, फिर जो है वो हार जाते हैं और जो फिर दोबारा कांग्रेस की यह सरकार बन जाती है। तो हम जो है हमने इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो है क्या जो है देखा कि जो है हम जो है चुनाव के अंदर जो वादे करते हैं और जब वो वादे पूरे करने के बाद
और अच्छे से हम जब जो है चला पाते हैं तो हम जो है से मतलब जो है पाते हैं कि हम सरकार को की व्यवस्था के अंदर अच्छे से जो है चल पा रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बने रहते हैं। और अगर नहीं बने रहते तो हमें जो है जनता दोबारा जो है हमको जो है उससे हटा देती है, हमको जो है अगले इलेक्शन में रिटेन नहीं करती और हम हटा दिए जाते हैं। तो ये अच्छा आपको जब पता चल गया कि बेसिक आइडिया क्या है कि हम चुनाव के अंदर जो वादे वोटर से किए जाते हैं, जनता से किए जाते हैं, अगर वो हम अच्छे से नहीं निभा पाते तो यह जनता हमको हटा देती है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया चुनाव के अंदर जो चुनाव की जो प्रक्रिया का जो पूरा हमने जो है एक सीन आपको बता दिया। हरियाणा के उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम जो है क्या बताना चाहते हैं, चुनाव क्या होते हैं। इससे हमें ये क्या पता चलता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा मेयर, कौन बनेगा काउंसलर, कौन बनेगा एमएलए। ये सारे सवालों का जो है जवाब यह क्या है, चुनाव है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि हमें जो है चुनाव की आवश्यकता क्यों है, चुनाव हमें क्यों जो है जरूरी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यानी हम जो है चुनाव करेंगे तो हमारे जो भी जो है मतलब जो है जो विनिंग जो है पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री बनाएगा, उसकी सरकार जो है चलेगी। और किसी विधानसभा का अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे जो है जो जीता हुआ जो दल है उसकी सरकार बनेगी। और इसके अलावा कोई मेयर है, किसी काउंसलर का इलेक्शन है, किसी नगर निगम का इलेक्शन है, तो वहां पे भी जो है चुनावों के ही जरिए जो है चुनाव होता है। पब्लिक जो है उनको जो है चुनती है और जो है मेयर, सीएम या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। कैसे, इलेक्शन से। India is a democratic country. People rule the country in a democracy. Can all people of the country sit together and take decision? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में लोग देश के पर राज करते हैं। क्या देश के सभी लोग एक साथ बैठकर कोई निर्णय ले सकते हैं? ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। हमें चुनाव की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि पूरे देश की जनता एक साथ बैठ करके किसी निर्णय को लेने के लिए कहा जाए तो वो तो ना तो एक साथ बैठ करके जो है वो बैठ पाएगी, ना कोई डिसीजन ले पाएगी। इसलिए हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है चुन करके संसद में, विधानसभा में या जो है कॉरपोरेशन के अंदर भेजते हैं ताकि वो पब्लिक के जो है निर्णय, पब्लिक के जो है सोचे हुए कामों को अंजाम दे सके, देश की जो है सरकार को चला सके। इसलिए हमको जरूरत होती है चुनाव की। ये जरूरी नहीं कि यह देश लोकतांत्रिक है तभी हमें चुनावों की यह जरूरत है। चाहे देश लोकतांत्रिक हो या ना हो, हमें चुनाव फिर भी जरूरी होते हैं। चुनना जो है जरूरी होता है अपने प्रतिनिधियों को। तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया कि जो है लोकतांत्रिक देश के अलावा जो है जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहां पे भी चुनाव होते हैं। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो चलिए और हम इसे एलोबरेट करते हैं। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? बिना चुनाव के लोकतंत्र की आप इमेजिन करके देखिए कि अगर चुनाव ना हो तो क्या जो है देश लोकतांत्रिक हो सकता है? क्या चुनाव के बिना प्रतिनिधियों का चयन का कोई और तरीका भी हो सकता है? क्या ये व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी या कोई और ऐसे सही है? कई सवाल हमारे जो मस्तिष्क के अंदर आते हैं और उन सबका जो है जवाब हम ये पाते हैं कि जो है समाधान क्या है, चुनाव है। एक चुनाव में मतदाता के पास कई जो है ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन के अंदर से मतदाता को ये चुनना होता है कि कौन सरकार बनाएगा, कौन उनके लिए कानून बनाएगा, कौन उनके लिए बड़े फैसले लेगा, कौन उनके लिए देश का जो है मार्गदर्शन करेगा। ये सब जो है चुनाव के टाइम पे जो है वोटर के पास ऑप्शन होते हैं कि वो अपने बेस्ट प्रतिनिधि को जो है सेलेक्ट करे, चुने, मोहर लगाए उस पे और जो है उसका जो है समर्थन करे। तो जो है ये सारी की सारी जो चीजें जो है हमें जो है
इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। और भी इसको हम जो एलोबरेट करते हैं कि कैसे जो है चुनाव होता है। अब हम आपको बताएंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं। हम आपको जो है ये बताएंगे कि जो है हमारा एक जो है पड़ोसी देश चीन, जहां पे एक पार्टी व्यवस्था है, वहां पे वोटर के पास विकल्प नहीं होता, और जो है वो उनके पास विकल्प कोई नहीं है, उनको सिर्फ एक ही पार्टी के प्रतिनिधि को जो है चुनना है, उन्हीं की सरकार बनानी है। तो जो है सरकार उन्हीं की ही बननी है। तो फिर जो है ये सिस्टम डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है, जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है और वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वोटर तो उसी को ही बनाएंगे, उसी को ही सेलेक्ट करेंगे। यानी ए सेलेक्ट करो या ए को सेलेक्ट करो, बात वही है। तो यानी जो है जब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो जो है वोटर के पास ऑप्शन होगा कि वो जो है चुनने के लिए जो है अपने जो प्रतिनिधि को जो है मतलब जो सक्षम है। और ये सबसे पहले सभी को चुनने में सक्षम होना चाहिए, इसका मतलब सभी के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। दूसरा, चुनने के लिए कुछ होना चाहिए, और पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मतदाताओं के कुछ वास्तविक विकल्प ये देने चाहिए, जो कि जो है चीन में नहीं होते, और ये व्यवस्था जो है हमारे देश के अंदर जो है मौजूद है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर क्या फर्क है। अच्छे से आपको समझ में आ गया? क्लियर? डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले सभी को चुनने में सक्षम होना चाहिए, इसका मतलब सभी के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। दूसरा, चुनने के लिए कुछ होना चाहिए, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और मतदाताओं को कुछ वास्तविक विकल्प देने चाहिए। तीसरा, विकल्प को नियमित अंतराल पर पेश किया जाना चाहिए। चुनाव हर कुछ वर्षों के बाद नियमित रूप से होने चाहिए। तो यानी ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर जो है ये जरूरी है कि जो है जो मल्टी पार्टी सिस्टम वो होना चाहिए, और चुनाव जो है एक ये रेगुलर इंटरवल के बाद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो है चुनाव कर दिया, अब उसके बाद जो है वो हमेशा के लिए बन गया, ऐसा नहीं। यानी जो है चुनाव एक रेगुलर इंटरवल यानी नियमित अवधि के बाद जो है होने चाहिए, ताकि जो है जो सरकार जो है इस टाइम पे जो चल रही है वो जो है अगर जो है कारगर नहीं साबित होती, तो हम वोटर के पास ये अधिकार होता है कि वो सरकार को हटा सके। उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो किसी दूसरे प्रतिनिधि को जो है चुन करके एक नई सरकार जो है बना दे, किसी नए दल को जो है मतलब मौका दे देश को ये की सरकार जो है चलाने में। तो ये तीन जो है पॉइंट जो है बेहद जो है जरूरी है, आपको जो है इनको अच्छे से इसमें जो नोट कीजिएगा, और भी हम इनको एलोबरेट करते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का जो चौथा पॉइंट, लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित होना चाहिए। और पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, जहां लोग अपनी इच्छा अनुसार चुनाव कर सकें। तो ये 5 पॉइंट जो है बहुत जरूरी हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, बेहद जरूरी। Fourth, a candidate preferred by the people should be elected. Fifth, election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया। यानी 5 जो है ये पॉइंट बहुत जरूरी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जो है बनाए रखने के लिए जो है बहुत सारी जो कंपटीशन जो मतलब करती रहती हैं। कंपटीशन जो उनका में बना रहता है ताकि वो अच्छा सा परफॉर्म करें, और उन्हें पता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में हटा दिए जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। और यही जो है वजह है कि पॉलिटिकल कंपटीशन अगर होगा तो जो पॉलिटिकल जो है पार्टी है या पॉलिटिकल लीडर हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अब अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो है अच्छे जो है कदम उठाएंगे ताकि देश उनका विभाजित ना हो जाए, करप्शन बढ़ ना जाए। ये सारा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब होता है, लेकिन वो फिर भी वोटर के पास एक चॉइस होती है कि वो जो है गलत परफॉर्मेंस जो देने वाले जो पॉलिटिशियन को जो है हटा देती है, और हटाना भी जो है जरूरी है। तो जो हम जो ये देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिशियन के लिए निहायत बेहद जरूरी है।
इसके साथ साथ जो आपको जो पता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। ये जो है इनके अंदर क्या होता है कि एकता और गुटवाद की भावना को जो है पैदा करता है। पार्टी स्तर के आरोप गंदी चालों का इस्तेमाल करते हैं और दीर्घकालिक नीतियां कोई नहीं बनाई जाती। अच्छे लोग जो है इस जो है देश की सेवा के लिए आना चाहते हैं, लेकिन जो है पॉलिटिशियन की जो है ये वाली हरकतें देख करके जो है वो अपने आप को ये चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल राजनीति से जो अपने आप को बचाए रखें। इसलिए जो है राजनीतिक नेताओं को काम करने की जो प्रेरणा ये जो वो मतलब ये देते हैं कि ये वो जो है इस जो कंपटीशन में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि जो है पॉलिटिक्स जो है कोई अच्छी जो है चीज नहीं है, ये बेहतर लाइफ नहीं हो सकती, इसलिए जो है अच्छे लोग इस कंपटीशन में जो है नहीं आना चाहते। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, इसके बारे में बताएंगे। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो है मतलब अलग अलग क्या होते हैं, और जनरल इलेक्शन और जो है बाई इलेक्शन जो है क्या होते हैं। इन हम जो है बताएंगे कि आपको जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है क्या होती है, चुनावी क्षेत्र जो है किसे कहते हैं। एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, द वोटर लिविंग इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधित्व की एक क्षेत्र आधारित जो है प्रणाली होती है और एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का जो है चुनाव करते हैं। चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रतिनिधि का जो है चुनाव जो है वही होता है जो जीत करके आता है, जिसको नंबर ऑफ वोट जो है ज्यादा मिलते हैं, वो उस एरिया का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। फॉर लोकसभा इलेक्शन जो है हमारा जो है लोकसभा इलेक्शन के में जो है जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो बटा हुआ है, और ये 543 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी 543 इसके अंदर एमपी प्लस 2 जो है नॉमिनेटेड जो है एमपी भी होते हैं इसमें, और ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है। इसमें आप ये देख रहे हैं ये भारत के नक्शे के अंदर ये हमारा जो है एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो है जो संसद सदस्य या सांसद जो कहलाते हैं वो 545 होते हैं, और इसके अलावा जो है ये जीत करके आने वाले जो है उनकी जो संख्या दी हुई है, ये आपको जो है ये ग्रीन कलर का जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो है कुछ रिजर्व सीट का जो वो दिखाई दे रहा है, और ये मैक्सिमम पार्ट है ये जनरल मतलब जो है कैंडिडेट के लिए जो है होता है। इसके अलावा एससी की सीट के लिए और एसटी सीट के लिए जो है अलग अलग जो है नंबर जो है दिया हुआ है। आरक्षित सीट के लिए जो है उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है जो जनसंख्या होती है जनसंख्या के आधार पर या लोगों का जो है जो भी मतलब सामाजिक स्तर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है बांटा जाता है। तो टोटल हमारी जो लोकसभा सीट कितनी है 543, और इसमें 2 जो है हमारे नॉमिनेटेड होते हैं। तो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया कि लोकसभा की हमारी जो है टोटल सीटें कितनी है 543। पूरे देश के अंदर जो है केंद्र सरकार होती है, इसके अलावा हर राज्य के अंदर राज्य सरकारें काम करती हैं। इसी तरह जो है एक आपको जो बताते हैं जो है स्टेट का जो है हम उदाहरण ये देते हुए, सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहां पे वो विधानसभा जो है नहीं कहलाती बल्कि लोकसभा कहलाती है, यहाँ पे जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है, और यहाँ से जो चुनकर जो प्रतिनिधि आता है वो एमएलए कहलाता है। जैसे कि जो हरियाणा का जो उदाहरण आपको जो दिया था जो पेपर में मतलब जो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर उसमें लोकदल जो है आपके पास जो 60 सीटें थी जो हरियाणा के अंदर। प्रत्येक राज्य को विधानसभा क्षेत्रों की एक विशिष्ट संख्या में विभाजित किया जाता है। निर्वाचित नेता को विधानसभा का सदस्य विधायक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा में लोकदल ने 60 सीटें जीती। अब इसी तरह जो हम आपको जो देखें जिस राज्य में आप रह रहे हैं दिल्ली राज्य में आप रह रहे हैं, दिल्ली राज्य के अंदर 70 विधानसभा जो सीटें हैं, और जो है यहाँ पे इस टाइम पे अभी जो है देख रहे हैं कि जो है आम आदमी की जो सरकार जो है चल रही है, क्योंकि जो है जो सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद जो है वो विधानसभा के अंदर जो है प्रतिनिधित्व कर रही है, और जो है यहाँ पे जो है जो दिल्ली सरकार जो है आपको जो है चल रही है। तो यानी 70 विधानसभा। इसी तरह जो है
अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग यह नंबर जो है विधानसभा के जो सीटों के लिए निर्धारित किए हुए हैं। अच्छे से आपको क्लियर हो गया? यानी लोकसभा के बाद विधानसभा का आपको पता चल गया कि विधानसभा हर राज्य में, और जो है लोकसभा पूरे देश के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या को दर्शाता है। हमारा नया पॉइंट, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। यानी यहाँ पे जो हम यह बात करेंगे, खुली चुनाव प्रतियोगिता की बात हो रही है। इसमें कमजोर वर्गों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होने के लिए मौका दिया जाता है, जिनको यह मौका नहीं मिलता। तो वहां पे उस एरिया के लिए हम जो है जो चुनाव जो करते हैं, उस प्रतिनिधि का जो चुनाव करते हैं, वो जो है सामाजिक आधार पर जो है प्रतिनिधित्व ये करने वाले जो उनका जो किया जाता है, ताकि वहां पे शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब के जो है जो भी जो कमजोर तबके के जो लोग हैं, उनको जो है अपने प्रतिनिधि को जो चुनने का जो मौका मिले। उसके बारे में जो हम जो है उन ये सीटों को विधानसभाओं के लिए और लोकसभाओं के लिए जो है आरक्षित कर देते हैं, ताकि जो है उस आरक्षित जो है सीट से जो है किसी जो है ऊंची जात वाला जो है प्रतिनिधि जो है खड़ा ना हो सके लोकसभा के लिए, उस चुनाव को ना लड़ सके। इसलिए हम उन सीटों को जो है हम आरक्षित कर देते हैं, ताकि जो है जो कंपटीशन है ऊंची जाति का और नीची जाति का जो है वो खत्म हो सके। और जो उसको जो है इसीलिए एसबीआई निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए, नंबर ऑफ सीट रिजर्व इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर 84 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए जो है रिजर्व है, और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। एज ऑन 26 जनवरी 2019 द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल, पंचायत अर्बन। Similarly, one third of the seats are reserved in rural and urban लोकल बॉडी फॉर वुमेन कैंडिडेट। 26 जनवरी 2019 तक आरक्षण की इस प्रणाली के बाद जो है जिला स्थानीय स्तर पर और अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी जो है बढ़ा दिया गया। पंचायती, शहरी और इसी तरह ग्रामीण और शहरी जो है स्थानीय निकायों को 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो इस तरह जो है ये क्राइटेरिया जो है सामाजिक स्तर पर जो है आरक्षण का जो है आपको जो है सामने दिखाई देता है। इससे आपको क्लियर होगा कि हमें लोकसभा में जो है कितनी जो सीटें जो है किस कैंडिडेट के लिए जो है निर्धारित है, किस सामाजिक वर्ग के कैंडिडेट के लिए निर्धारित की गई हैं। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो है करने के बाद जो है हम जो है एक सूची बनाते हैं। हर एरिया के अकॉर्डिंग जो है एक जो सूची मतलब यह सूची तैयार होती है, जिसमें महिला और जो पुरुषों और जो अन्य की जो मतलब नाम और जो उनकी उम्र और उनका जो है रेजिडेंस जो है वो जो इसके अंदर अंकित होता है, और वो वोटर लिस्ट के अंदर जो है डाला जाता है, ताकि उन्हीं जो कैंडिडेट को, उन्हीं वोटर्स को जब वोट डालने का अधिकार होता है जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर शामिल होता है। और इसको जो है शामिल वोटर लिस्ट में अपने नाम को शामिल कराने के लिए क्या करना होता है, वहां पे फॉर्म भर करके जो है देना होता है अपने जो है एरिया के अकॉर्डिंग जो है, ताकि जो है उनका नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर जो है अपडेट कर दिया जाए और उनका जो है एडिशन कर दिया जाए। तो जो है ये वोटर लिस्ट ये कहलाती है। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण और कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं डाल सकता, जो वोटर लिस्ट के अंदर इसका नाम होता है वो वोट डाल सकता है। इसके बाद जो है हम जो बात करेंगे मतदाताओं सूची का, मतलब जो अपडेशन जो करते हैं, और जो हम जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है उनको जो है दिया जाता है। इस सूची के आधार पर ही मतदाता को और मतदाता सूची कहा जाता है। और इसके अंदर जो है मतलब कहते हैं ना, जब जो वोट डालने का जो अधिकार है वो उस सूची के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। और इसके बाद जो है चुनाव का फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाता है, ताकि जो है उसकी पहचान हो जाए कि वो वोटर उस एरिया का है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है। अब इसमें जो है आपको आप ये बात क्लियर करते हैं, एनीवन हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन
कंटेस्ट इलेक्शन, यानी ओनली डिफरेंस ऑफ एज, यानी जो एज का डिफरेंस होता है, जो वोटर है वो 18 साल की बाद ही वोटर बन सकता है। लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, कैंडिडेट जो मतलब इलेक्शन के लिए हो सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो उसके लिए उम्र उसकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये एक ओनली डिफरेंस है कि वो वोटर हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट वो तभी बन सकता है जब उसकी उम्र 25 साल की हो जाएगी। इज इट क्लियर? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट को ही आगे बढ़ाते हुए, नॉमिनेशन कराने से पहले जो है, यानी जो है टिकट की जरूरत होती है। टिकट से मतलब ये, अगर वो किसी पार्टी विचेट से जो है चुनाव जो लड़ना चाहता है, तो पार्टी का जो है, जो मतलब जो प्रेसिडेंट है या जो भी सर्वे सर्वा है, वो जो है एक परमिशन जो है देते हैं उस कैंडिडेट को ये लड़ने के लिए, और वो परमिशन के आधार पर ही जो है वो जो है चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है उस पार्टी की तरफ से। आप ये इसके बाद जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके साथ साथ जो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, यानी कुछ रकम जो है जमा करनी होती है, और कैंडिडेट हैज टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ serious criminal cases pending against the candidate, detail of the assets and liability of the candidate and for his or her family, and educational qualification of the candidate. Why don't we have any educational क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट? उम्मीदवारों का पूरा विवरण देते हुए एक कानूनी घोषणा करनी होती है कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर और आपराधिक मामले कोई पेंडिंग नहीं है। उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति कितनी है, देनदारियां कितनी है, इनका विवरण देना होता है, और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता कितनी है। लेकिन हमारे पास उम्मीदवारों के लिए कोई शैक्षिक योग्यता का जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो जो है पढ़ा लिखा हो। जरूरी हो कि वो जो है मतलब पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके पास जो है अच्छा बोलना, अच्छा जो है नीति जो निर्देशन करना ना आता हो, तो जो है उसकी क्वालिफिकेशन को हम जो है इग्नोर करते हैं। लेकिन हम ये डिक्लेरेशन के अंदर जो है ये अवश्य भरवाते हैं कि वो कितना क्वालिफाइड है। तो इज इट क्लियर कि जब नॉमिनेशन कर रहे हैं हम कैंडिडेट का, तो उसके अंदर क्या क्या जो आवश्यकता होती है, वो हमें जो है फॉर्म के अंदर, नॉमिनेशन फॉर्म में भरना होता है, ताकि चुनाव जो है लड़ने से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सके। अब जो है ये सारी प्रक्रिया हो गई, नॉमिनेशन हो गया, और जो कैंडिडेट जो है वो बन गया, यानी उम्मीदवार बन गया जो है चुनाव में लड़ने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आती है बारी चुनाव प्रचार की। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल, और जो 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 निष्पक्ष है उम्मीदवार हैं, या मतलब जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भी चुनाव का प्रचार करते हैं। चुनाव का प्रचार कैसे करते हैं? अपनी अपनी नीतियों की घोषणा की जाती है, प्रचार किया जाता है कि वो जो है चुनाव जीतने के बाद इन इन वादों को जो है पूरा करेंगे। तो ये उन लोगों का एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जिनकी नीति बेहतर होगी। वो विकल्प जो है उनको दिया जाता है। टेक प्लेस बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। इसके बाद पोलिंग की जो डेट निर्धारित होती है, उस दिन पोलिंग होती है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। और व्हाट डू दे डू? कैंडिडेट कंटेस्ट देयर वोटर, मतलब जो कैंडिडेट अपने जो वोटर्स को जो कांटेक्ट करते हैं, और इलेक्शन मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की जाती है, मोबिलाइज देयर सपोर्टर, अपने जो है जो मतलब जो सपोर्टर हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है। और सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन वेरियस इलेक्शन: गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी 1971, गरीबी हटाओ 1971 के अंदर जो नारा दिया गया था, और 1977 के अंदर लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। इसके बाद जो है टेलर की भूमि, यानी जो 1977 में जो है वाम मोर्चे ने एक जो नारा दिया कि जो है मतलब जो खेत को जो जोतेगा वही खेत का मालिक होगा। ये लेफ्ट पार्टी ने, लेफ्ट फ्रंट ने 1977 में नारा दिया। इसके बाद प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा हेतु 1983 में जो है ये नारा दिया गया। तो ये अलग अलग जो है चुनाव प्रचार के दौरान जो है अलग अलग जो है नीतियों को जो है मतलब प्रचारित करने के लिए जो है ये चुनाव प्रचार किया जाता है, ताकि जो है जो चुनाव प्रतिनिधि हैं अपनी नीतियों को जो है वोटर्स को बता सकें, उनको समझा सकें कि जो है वो आने वाले टाइम में जीतने के बाद जो है क्या काम करेंगे, और किस तरह उनके जो है मतलब उद्देश्यों पे जो है
खरे उतरेंगे। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि चुनाव प्रचार और जो चुनाव की तारीखों के बाद जो है अलग अलग नारों का जो है हमने डिस्कस किया। अगले पॉइंट की बारी आती है हमारी कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता की बारी आती है। कोई पार्टी या उम्मीदवार ये नहीं कर सकता कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी पूजा स्थल का इस्तेमाल करे। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों का, हवाई जहाजों का, अधिकारियों का उपयोग करे। एक बार चुनाव घोषणा हो जाने के बाद मंत्री भी किसी भी परियोजना की आधारशिला नहीं रखेंगे, कोई बड़ी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, सार्वजनिक रूप से प्रदान करने का कोई वादा नहीं करेंगे। यानी जो है जो पार्टी उसके अंदर जो है मतलब चल रही है जो है चुनाव में, वो जो है इस तरह का कोई वादा नहीं करेगी जो है कि जो है वो हम ये वाली घोषणा को जो है अभी लागू करेंगे या लागू करने जा रहे हैं। तो यानी जो है ये सब जो है कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो आता है। कोड ऑफ कंडक्ट से जो है हमारा तात्पर्य है कि जो है ऐसी जो है चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा जिससे जो है वोटर को डाइवर्ट किया जा सके। अच्छे से आपको क्लियर हो गया। हमारा अगला पॉइंट मतदान और मतगणना यानी जब पोलिंग पोलिंग का जो दिन आ जाता है और जब पर्सन हुज नेम is on voter list cast their vote on polling and voter day यानी ये जो भी वोटिंग का जो दिन निर्धारित होता है उस पे जो है वोटर अपना वोट जो है पोलिंग बूथ पर जो जा करके अपना वोट या कास्ट करता है। अब पोलिंग बूथ क्या होते हैं? जो भी जो सरकारी इमारतें, स्कूल या कोई भी ऑफिस हैं वहां पे पोलिंग बूथ जो है बनाए जाते हैं और वहां पे जो बैलेट पेपर और ईवीएम के द्वारा जो है चुनाव संपन्न होता है। अब ये बैलेट पेपर क्या होता है, ईवीएम क्या होता है, ये भी आपको जो है क्लियर कर देते हैं। ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है इसके अंदर जो है कैंडिडेट के नाम, इनके जो है चुनाव चिन्ह और साथ में जो है एक आखिर के अंदर एक जो है और होता है नोटा यानी नॉट वोट फॉर नॉट नथिंग या कह लीजिए या किसी भी कैंडिडेट को कोई जो है वोट नहीं। यानी ये जो प्रतिनिधि खड़े हैं उनमें से मान लीजिए आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा पे भी जो है अपना वोट दे सकते हैं कि आपको कोई कैंडिडेट इनमें से जो भी जो है लिस्ट दी हुई है उसमें पसंद नहीं, आप उसको वोट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है तो ये बैलेट पेपर जो है सामने आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो खाना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है स्टैंप यानी मोहर लगाई जाती है कि जो है आपने जो इस कैंडिडेट को जो है मतलब आपने वोट दिया। तो ये था हमारा बैलेट पेपर। आधुनिक जो चुनाव प्रणाली के अंदर जो है हम जो है ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी आप ये देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में नोटा लिखा हुआ है, इधर ऊपर ये देख रहे हैं ये कैंडिडेट का नाम ये दिया हुआ है और इनके सिंबल्स ये दिए हुए हैं और जो यहाँ पे जो बटन प्रेस करके जो है हमको जो वोट कास्ट करना होता है इसे कहते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। इज इट क्लियर नाउ? ये देखिए ये एक पोलिंग बूथ का जो आपको ये सीन आपको दिखाई दे रहा है। सब लोग अपना जो है वोटर कार्ड या वोटर स्लिप के लेकर के जो है वोट की लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। ये भी ये दूसरा सीन आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब आपको जब मतलब सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी आपको जो नजर आ रहे हैं। तो ये जो है पोलिंग बूथ के जो है दृश्य आपके सामने। अगला पॉइंट हमारा जो है भारत में चुनाव को क्या लोकतांत्रिक बनाता है उसके बारे में जो है मतलब हम ये आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, बूथों की हेराफेरी, धन का अत्यधिक उपयोग, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग किया जाता है। ये कैसा डेमोक्रेटिक है? स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए, लोकप्रिय भागीदारी होनी चाहिए और चुनाव परिणाम की स्वीकृति होनी चाहिए। ये सब जो है ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं जो कि जो है हमारे जो है भारत को ये क्या लोकतांत्रिक बनाती है उसके बारे में जो है एक एक करके जो बता रहे हैं कि जो यानी अक्सर क्या होता है कि जो धांधली होती है बूथों पे जो है कि जो वोटिंग मशीन बदल दी गई या बैलेट पेपर जो है मतलब जो दूसरे जो रख दिए गए। तो ये सारे के सारे जो है ये प्रक्रियाएं जो है हम जो देखते हैं तो क्या जो है ये हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली को या प्रक्रिया को जो लोकतांत्रिक बनाते हैं। ये इसके बारे में गौर कीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी स्वतंत्र चुनाव आयोग।
यानी जो सारा का सारा ये चुनाव का जो है जो प्रक्रिया जो है मतलब कंडक्ट की जाती है वो जो है चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। और वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड ऑन हु कंडक्ट द इलेक्शन, यानी ये इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा। पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। ये चुनाव आयोग जो है क्या चीज है और जो है ये अपना कार्य कैसे करता है। ये आपने जो है चुनाव के अंदर भी ये देखा, ये सारा का सारा काम चुनाव आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में बात हो रही है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण में हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। यह आचार संहिता को लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित भी करता है। चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने, चुनाव जीतने के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सरकारी शक्ति के उपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया जा सकता है। EC takes decision on every aspect of conduct of control of election from the announcement of the election to the declaration of the result. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violate it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of the government power to enhance its chances to win election or to transfer some government officials. तो इस तरह जो है आप ये देखना, आपने जो अच्छे से जो देखा कि ये चुनाव आयोग की जो है क्या क्या पावर्स होती हैं। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है बन सकता है। जो है चुनाव आयोग की शक्तियों को ये और आगे बढ़ाते हुए जब चुनाव ड्यूटी पर होते हैं, जब चुनाव ड्यूटी पर होते हैं सरकारी अधिकारी या चुनाव के नियंत्रण में काम करते हैं, ना कि जो सरकार के नियंत्रण में। इसलिए जो है जो भी जो है इलेक्शन के अंदर जो है इलेक्शन जब चल रहे होते हैं तो ये जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकार के अधीन ना होकर के जो है चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं और जो है वो उसका जो है चुनाव का जो है की अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए उनको चुनाव ड्यूटी के दौरान जो है अपनी ड्यूटी का जो पालन जो है हर संभव तरीके से जो है करना पड़ता है। अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त क्या होता है। चुनाव को उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायपालिका को प्राप्त है। यानी जैसे हमारे जो देश के अंदर जो न्यायपालिका है यानी लॉज जो है गवर्निंग या बॉडी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है मौजूद है, उसी तरह जो है चुनाव आयोग भी जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्षता भाव से जो है अपने कार्य को अंजाम देता है। इसमें मुख्य चुनाव आयोग, इसको हम CEC की नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद उसे मुख्य चुनाव आयोग जैसे कहते हैं और राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जो है जवाबदेह नहीं होता। CEC को हटाना उसके लिए लगभग संभव होता है। ऐसा नहीं कि जो है अगर उसका टर्म पूरा नहीं हो रहा तो उसको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए जो है ये चुनाव आयोग जो है आयुक्त जो है एक जो निष्पक्ष जो है अधिकारी के तौर पे जो है काम करता है। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट लोकप्रिय भागीदारी यानी पॉपुलर पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, participation of the people enthusiastic or not. People participation in election is usually measured by voter turnout figure, that is India versus UK. In India, poor, illiterate and underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section. Common people in India attach a lot of importance to election. The interest of the voter in election related activity has been increasing over the years. चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता उत्साही या नहीं, लोगों की भागीदारी, चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से यह मापा जाता है। भारत बनाम यूके, यानी ये अगर उन दोनों के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग और अमीर विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। भारत में आम चुनाव लोग जो है चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। चुनाव गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में
बढ़ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे कंट्री के अंदर जो है बहुत जो है इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी चुनाव परिणाम की स्वीकृति की बात हो रही है। चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्षता की एक अंतिम परीक्षा परिणाम में भी होती है। भारत के चुनावों के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पे चुनाव हारते हैं। वास्तव में पिछले 25 वर्षों में हुए 3 चुनावों में हर दो से दो में से ये सत्ताधारी दल जो है हार गया। ये जो है हमारी जो है चुनावों के जो है आउटकम के ऊपर जो है बताते हैं कि जो है हमारा जो है चुनाव प्रणाली किस किस तरह जो है निष्पक्ष रूप से जो है कार्य करती है और हम चुनाव के जो नतीजों को जो है स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, चुनाव परिणाम की स्वीकृति, यानी इससे अगले जो कुछ और पॉइंट, अमेरिका में एक मौजूदा या बैठे निर्वाचित प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है और भारत में लगभग आधे मौजूद सांसद या विधायक चुनाव हारते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ये सब नहीं होता। बहुत कम विवादित चुनावों को छोड़कर चुनाव परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी जो हार गया प्रतिनिधि वो जो है जनता का फैसला माना जाता है। इस चैप्टर का हमारा अगला पॉइंट, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं उनके बारे में हम ये जिक्र करेंगे। लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चन, हमारे सामने कुछ ये सवाल हैं। भारतीय चुनाव की सीमाएं और चुनौतियां हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। इसमें जो शामिल हैं, बहुत अधिक धन और उम्मीदवार और दल अपनी जीत के बारे में निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन वे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का एक बड़ा अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। देश के कुछ हिस्सों में आपराधिक संबंध वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव की दौड़ से बाहर करने में, प्रमुख दलों से टिकट हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये निष्पक्ष जो है चुनाव है या नहीं, इसके बारे में जो है हम आपको ये बताते हैं कि जो है ये सब जो है हमारे देश के अंदर ये सब चलता है। जो है जो बाहुबली लोग होते हैं वो जो है अपने जो है बलबूते पे अपने पैसों की जो है उस पे जो है टिकट हासिल करने में जो है सक्षम हो जाते हैं और जो है वो उसके अंदर चुनाव के अंदर हिस्सा लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ फैमिलीज की हम बात करें, कुछ उम्मीदवार परिवार राजनीतिक दलों पर हावी होते हैं और इन परिवारों के रिश्तेदारों को जो है टिकट जो है बांटे जाते हैं। बहुत बार चुनाव आम नागरिकों के लिए बहुत कम विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों प्रमुख दल नीतियों और व्यवहारों दोनों में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होते हैं। यानी जो वोटर्स के लिए ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको दें दल को, ये मतलब वो वोट दें तो भी उसकी नीतियां वैसी हैं, दूसरे को दें तो वो भी कुछ है कम नहीं है, उस जैसा ही है। इसलिए जो है ये हमारे ये देश में जो है निष्पक्ष जो है चुनाव हो रहे हैं, फेयर एंड फेयर हो रहे हैं, इसके बारे में जो है बड़ा ही मुश्किल होता है। छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों की तुलना में भारी नुकसान इसमें होता है। जो छोटी पार्टियों को निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, उनको जो है मतलब इनके अंदर जो है भारी नुकसान का जो है सामना उठाना पड़ता है। ये सारी जो है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारे पास जो कुछ जो है चुनौतियां मौजूद थी। और अंत में हम यह बात करते हैं नेशनल वोटर डे, यानी जो है प्लेज यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, एनवीडीटी की एक प्रतिज्ञा के बारे में बात करते हैं। हर साल 25 जनवरी को हमारे देश के अंदर जो है वोटर दिवस यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिवस के अंदर अलग अलग जो है आधार मतलब ये हर क्षेत्र में जो है कुछ मतलब एक्टिविटीज जो की जाती हैं स्टूडेंट के जरिए से, और जो हमारे जो वोटर सेंटर होते हैं उनके जरिए से, और जो है जो चुनाव आयोग जो है इनके अंदर खूब जो है बढ़ चढ़ करके खुद भी जो है पूरा पूरा जो है सहयोग देता है और जो है उनको जो है प्रोत्साहित करता है। वो वोटर को जो है जागृत करने के लिए बहुत सारी तरह तरह की ये योजनाएं कई सालों से जो पिछले सालों से ये बनाई जा रही है और यह तब्दील हो रही है। वोटर जो है जागृत हो रहा है अपने वोट के प्रति, जब वो जागृत हो रहा है तो इसको जो है करने के लिए जो है हम जो है हर साल जो है 25 जनवरी को वोटर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम जो एक शपथ भी लेते हैं और वो शपथ क्या है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं,
स्वतंत्र और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा को बनाए रखने और हर चुनाव में निडर होकर धर्म के विचारों से प्रभावित हुए बिना मतदान करने के लिए संकल्प लेते हैं, चाहे किसी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भाषा से के प्रलोभन में नहीं आएंगे। तो ये जो है वोटर डे पे जो है प्रतियोगिता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी, इसके साथ साथ जो है क्लास 9 से जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की भी जो शुरुआत हो रही है। कई सालों से जो हम जो है स्टूडेंट को जो प्रोत्साहित करने के लिए, स्टूडेंट को जो है भागीदार बनाने के लिए इस तरह की जो प्रतियोगिताएं जो हर साल करते हैं, ताकि जो है वो वोटर्स को जो है जागरूक करने में जो है अपना जो है अहम रोल भी प्ले कर सकें। इस तरह आपने जो है देखा चुनावी राजनीति के अंदर हमने जो बहुत अच्छे से जो है हर पॉइंट को अच्छे से जो है समझ लिया, अच्छे से पहचान लिया, और जो है हम जो है जागरूक हो गए कि हम जो है किस तरह एक अच्छे वोटर बन सकते हैं, और जो है हम अपने देश में जो है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बनाए रखने में जो है सक्षम हो सकते हैं। तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति, यानी चुनाव से जो जुड़ी हुई जितनी भी जो पॉलिटिक्स है वो आपको अच्छे से जो समझ में आ गई। पूरी चुनाव प्रक्रिया आपको जो बता दी गई, किस तरह जो है अलग अलग पार्टियां किस तरह अपना जो है रोल प्ले करती हैं वो आपको बता दिया गया। और हमारे देश के अंदर जो है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को जो सफल बनाने में जो है हमारी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो बेहद जरूरी, आवश्यक और काम की है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप all the point have been clear to you and you grasp the point, understand the topic. Now we close the chapter and this chapter here with very thanks and very thank you very much. Now chapter has been completed. Thanks for watching and understanding इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति को अच्छे से समझ में आने के लिए, समझने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।